हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हर 2 लेसन में एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो पहला लेसन में हमने करवा दिया था क्षितिज का पार्ट 2 राहुल साकृत्यायन का पार्ट का चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इस पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है, थोगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो यहाँ पे बताते हैं कि जब वे इस रास्ते में पहली बार भी आ चुके हैं, पर जब वे भिखारी के वेश में आए थे तो उन्हें अच्छा स्थान मिला, जबकि एक भद्र पुरुष एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जब आए तो यहाँ उन्हें ठहरने का स्थान भी ना मिल सका। तो इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ही ठहरना उचित स्थान मिलता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। किंतु भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति का कारण हुआ था, क्योंकि लेखक वहां शाम को पहुंचा था। उस समय वहां के लोग छड़ पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। तो जैसा कि मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि कहानी में हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा मेन रोल था मनोवृत्ति का। जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा था कि वो जब भिखारी के वेश में होते हैं तो उन्हें अंदर घर के अंदर कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पे चाय बनाने को दे देते थे और बना के पी भी सकते थे। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी, मतलब इतना स्वतंत्रता थी, मनोवृत्ति ही उनकी कुछ ऐसी थी। परंतु उन लोगों को जो भद्र जैसे दिखते थे ना, तो उनकी मनोवृत्ति कुछ ऐसी थी कि वे लोग बहुत गड़बड़ लोग हैं, गलत लोग हैं। तो उनकी ये मनोवृत्ति थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जैसे कहानी में हमने पढ़ा कि वे जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग पे डाकुओं का डर रहता था। तो वहाँ पे डाकुओं से बचने के लिए, वहाँ तो पहले हथियार का कानून नहीं था, तो डाकुओं से बचने के लिए वे अपने पास हथियार रखते थे। तो उसका उत्तर है, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का डर भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुले आम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका कोई गवाह भी नहीं मिलता था। इतना खतरनाक जगह था वो पहाड़ी रास्ता। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे? क्योंकि बिछड़ने का एक प्रमुख कारण था कि उनका जो घोड़ा बहुत सुस्त था, और सुस्त होने के कारण वे उनसे बिछड़ गए और वे रास्ता भटक गए। तो इसका उत्तर होगा, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से बिछड़ गए थे। पहला कारण था उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। और दूसरा था, वे रास्ता भटक कर एक टेढ़े मील 1 डेढ़ मील गलत रास्ते पर चल गए थे। वहाँ से वापस आना पड़ा। तो ये 2 कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब वहाँ पे जाते हैं लेखक, तो सुमति जो रहता है अपने जो मेहमान के घर, यजमान के घर जाते हैं, ठीक है। तो पहली बार तो रोकते हैं, परंतु जब दूसरी बार जब जाते हैं तो उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इतना बड़ा लंबा सफ़र किए तो वो थक जाते हैं, तो इसके कारण वे बोलते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। और वे सोचते हैं कि अब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 दिन तक यहीं मैं रुकता हूँ। पर
वे शाम को ही चल आते। तो कहानी में हमने जैसा पढ़ा था, तो उसका उत्तर देख लेते। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इसे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसा कि कहानी में मैंने पढ़ा था कि रास्ता भयंकर था, फिर यात्रा में वे मार्ग भटक गए थे। लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना भी करना पड़ा। तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो ये बहुत पुराना कहानी है, मतलब बहुत ही पुरानी बात है। तो उस समय जब तिब्बती समाज था कैसा था, तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में हमने जैसे पढ़ा कि उनकी मनोवृत्ति कुछ अलग प्रकार की थी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चला है कि तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। नेक्स्ट है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। जैसे कि इस वाक्य का उत्तर हो सकता है कि मैं पुस्तकों के भीतर था। इसका अर्थ सीधा से निकलता है कि वे पुस्तकों में पढ़ने में खो गए हैं। तो यह इसका उत्तर होगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। ऑप्शन क, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ऐसा तो कुछ बात थी नहीं कहानी में। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। नहीं। घ, पुस्तक के लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। नेक्स्ट है रचनाभिव्यक्ति। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। जो सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं की चित्रण करें। जैसे सुमति के यजमान अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इसे सुमति के व्यक्तित्व की अन्य विचित्र प्रकट होते हैं। जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है। सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। सुमति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता है। सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। वे लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था। फिर आगे बढ़ते हैं। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। नेक्स्ट है, हालांकि उस वक्त मेरा मेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो उत्तर देखते हैं। सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर
किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ा था। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में उक्तित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। बहुत अच्छा, इसका भाव बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका देख सकते हैं। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती है। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिर्डी एक विशाल मैदानी भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है, जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। यहाँ पे वहाँ का तिब्बती का भौगोलिक वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट है, आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो ग्रीष्म में मैंने तो ये जो 11 नंबर का प्रश्न है, आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, तो इसका जो अनुभव है वो अपने से इसका उत्तर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। ठीक है, आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो ये कहानी है और उनका सब क्या विधा है। तो कहानी ना सब विधाओं पे लिखी होती है। जैसे देखिए, दो बैलों की कथा, ये एक कहानी है। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत, क्योंकि जो यात्रा है ना, यात्रा के द्वारा जो होता है, जो भी घटनाएं क्रम होती है, जो लिखकर उन्हें व्यक्त किया जाता है, वो यात्रा वृत्तांत में आता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो ये निबंध हो गया, क्योंकि हम उपभोक्तावाद के बारे में पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं, ये निबंध में आएगा। सांवले सपनों की याद, ये रेखा चित्र है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था, रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग कहानी है, जिसपे प्रेमचंद के ऊपर एक कहानी व्यक्त की गई, जिसके माध्यम से हमें बताया गया। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है, जो कि एक लेखिका ने बताया। एक कुत्ता और एक मैना, एक कुत्ता और एक मैना, ये निबंध है। ठीक है, प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन करना। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्ति का चित्रण है। नेक्स्ट है, भाषा अध्ययन। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीकों में लिखे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो ये कहानी का एक लाइन है, जिसका दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला है, यह पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। और दूसरा है, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तो ये है ना, माइंड पे है, माइंड पे डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और अपना अलग जो उदाहरण दीजिए, वो भी दो।
कुछ अलग नया, जो इससे आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा पता चल रही है। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढकर देखिए। कोई विशेष क्षेत्र में जब कोई भाषा बोली जाती है तो उस भाषा में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी वही वस्तु है और वहाँ भी वही वस्तु है, पर उन दोनों को अलग अलग शब्दों में बोला जाता है। तो यहाँ जो बोली जाएगी वो उसकी आंचल अंचल यानी क्षेत्रीय होगा, क्षेत्रीय भाषा। तो आंचलिक शब्द उस कहानी में ढूंढना है, जैसे तिब्बत में हुआ था। पाठ में हुए आंचलिक शब्द जैसे खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुक्पा। थुक्पा एक प्रकार का भोजन है। गांव गिराव, भरिया, गन्ना गन्ना, कहानी में है गन्ना, समझ उसमें देख लीजिए। कंजूर, अचोड़ी, ठीक है। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमश मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसे ही और शब्द छाटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो आज का लेसन खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।